Welcome students in your history class. The chapter was going on the French Revolution. Now we move on second part. We ended that class on subsistence crisis. So we move further. सब्सिस्टेंस क्राइसिस के कारण ब्रेड के रेट बहुत बढ़ गए थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। फॉर दिस रीज़न 14 जुलाई 1789 को प्रोटेस्ट के लिए पेरिस में इतने सारे लोग इकट्ठा हुए थे। इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे पर वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं थे। और इस प्रोटेस्ट के होने के दो रीज़न मेन हैं। नंबर 1 रीज़न है टैक्स का बढ़ना, नंबर 2 है खाने के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने। इस प्रोटेस्ट को कराने में फ़िलासफ़र्स का भी बहुत बड़ा योगदान था। दो मेन फ़िलासफ़र हुए हैं, नंबर 1 जॉन लॉकी, नंबर 2 जीन जैकी रोसिया। जॉन लॉकी एक ऐसी सोसाइटी, उनका एक ये आइडिया था बेसिकली, वो ये कहते थे उस समय में कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ सबके पास फ्रीडम हो, सब कानून सब पर समान रूप से लागू हो। जॉन लॉकी ने 2 ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट लिखी जिसमें मोनार्की को बिल्कुल बेकार बताया। और जो जीन जैकी रोसिया थे वो उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें नेता जनता की सुनता हो। और उन्होंने बुक लिखी, उसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद एक और फिलोसोफर हुए हैं मॉन्टेस्क्यू। उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो आजकल भी होती हैं, हम सब पढ़ते ही हैं उनके बारे में। उनके अकॉर्डिंग ये था, ये वो आइडिया लाए थे मॉन्टेस्क्यू कि गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो इनके बीच में पावर डिवाइडेड होनी चाहिए। और अब ये क्या था, जो इनके आइडियाज़ थे, जो इनकी थियोरी थी इन फिलोसफर्स की, वो लोगों के बीच बहुत ज़्यादा चर्चित हो गई। लोग उनसे बहुत प्रभावित होने लगे और सब समय इनकी ही जो आइडियाज़ थे उन पर बातें होने लगी। उस समय फ्रांस की इकोनॉमी की दशा बहुत बुरी थी। ऐसे में टैक्स बढ़ाने पड़े लुई 16 को। टैक्स इंक्रीज़ कराने की पावर जो है राजा के पास नहीं होती थी। उसके लिए एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाने की पावर केवल राजा के पास थी। मीन्स लुई 16 ही एस्टेट जनरल की मीटिंग बुला सकते थे। तो और इससे पहले जो उस समय चल रहा था 1789, उससे पहले टैक्स बढ़ाने के लिए 1614 में मीटिंग बुलानी पड़ी थी एस्टेट जनरल की। तो बहुत एक लंबा टाइम गुजर गया था जबकि एस्टेट जनरल की मीटिंग नहीं हुई थी। तो लुई 16 ने एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। एस्टेट जनरल की मीटिंग जो है उसमें तीनों जो एस्टेट थे, फर्स्ट सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तीनों के मेंबर्स होते थे। और 5 मई 1789 को लुई 16 ने ये एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जो कि वर्साइल के पैलेस में हुई। दोनों क्लर्जी और नोबिलिटी के उसमें 300 मेंबर्स थे और थर्ड एस्टेट के उसमें 600 मेंबर्स थे। किसान, फार्मर्स, आर्टिस्ट और लेडीज़ को उस मीटिंग में जाने की, असेंबली में जाने की परमिशन नहीं थी। जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो 14,000 वर्ड्स में अपनी डिमांड लेकर आए थे, लेकिन उनकी डिमांड को कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। एस्टेट जनरल की जो मीटिंग वोटिंग सिस्टम था वो था कि तीनों एस्टेट को एक एक वोट हो। मीन्स एक वोट उसका फर्स्ट स्टेट का, एक सेकंड का और एक थर्ड स्टेट का। लुई 16 इसी प्रोसेस के तहत जो है वोटिंग कराना चाहते थे, लेकिन थर्ड स्टेट वाले जानते थे कि अगर इस प्रोसेस से दोनों मतलब वोटिंग होती है तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो टैक्स बढ़ाना चाहता था वो इस बार बिल को पास करा लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वो चाहते थे कि पर पीपल एक वोट, एक पीपल एक वोट, वो ये चाहते थे। लेकिन लुई 16 ने इसको मना कर दिया। तो 1 वोट इज़ इक्वल टू 1 मेंबर, ये बात
मानी नहीं लुई 16 ने, और थर्ड स्टेट के लोग जो हैं हॉल से बाहर चले गए। उस मीटिंग का कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। धीरे धीरे थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव फ्रांस के खुद को मुखिया मानने लग गए थे। जो पावरफुल लोग थे, जो थर्ड स्टेट के, वो लोग खुद को जो है अपने आप को मुखिया मानने लग गए थे फ्रांस का। तो 20 जून 1789 में वर्साइल के इंडोर टेनिस कोर्ट में सब लोग इकट्ठा हुए और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने बोला कि नेशनल असेंबली कौन सी होती थी, जो लॉ बनाती थी। उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और वहाँ ये डिसाइड किया कि वहीं बैठकर फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, जिसमें राजा की पावर बहुत कम कर दी जाएंगी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाए बिना वो वहाँ से नहीं जाएंगे। इस जो मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाने के लिए, जो मीटिंग थी उसको लीड कर रहे थे माइक रैबिक्यू या फिर मिराबिक्यू, जो कि सेकंड स्टेट की नोबल फैमिली से आते थे। मिराक्यू जो थे वो सेकंड स्टेट से आते थे। वो उस सेक्शन को बिलोंग करते थे जिनको बहुत सारे अजम्पशंस थी, बहुत सारे प्रिविलेज थी, लेकिन वो प्रिविलेज का विरोध करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि मिराक्यू की स्पीचेस बहुत पावरफुल होती थी। दूसरे जो लीड कर रहे थे उस असेंबली को, वो थे अबेसियस, ठीक है। जो अबेसियस कौन थे? अबेसियस एक प्रीस्ट थे। उन्होंने बुक लिखी थी व्हाट इज़ थर्ड स्टेट। वाइल दे वर राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल वर वेरी एंग्री, क्योंकि लोगों को गुस्सा बढ़ता जा रहा था। नाउ वी कम ऑन 14 जुलाई के बाद। अब ये सब तो उससे पहले की बात है कि वहाँ पे क्या हो रहा था। अब हम आते हैं 14 जुलाई के बाद क्या हुआ। वहाँ पर ये र्यूमर फैला दी गई कि सेकंड स्टेट की जो लोग हैं, नोबिलिटी जो है, वो कुछ फार्मर्स की फसल को बर्बाद करने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को भेजा है। इस र्यूमर्स को सुनकर जो वहाँ के फार्मर थे, उनका गुस्सा आपे से बाहर हो गया। उन्होंने क्या किया? नोबल्स के घर पर हमला कर दिया। उनके इम्पॉर्टेंट पेपर्स थे, उनको जला दिया और उनके घरों को लूट लिया। कुछ नोबल मैन तो वो इतना एग्रेसिव था, ये हमला, अटैक, ये वाला सारा प्रोटेस्ट जो इतना एग्रेसिव था कि कुछ नोबल तो देश छोड़कर ही चले गए। लुई 16 को इतना एग्रेसिव था कि लुई 16 को सरेंडर करना पड़ा। फर्स्ट और सेकंड स्टेट की प्रिविलेज जो है ख़त्म कर दी गई और लुई 16 की जो पावर है उसको कम कर दिया गया। चर्च से लैंड लेकर किसानों में बांट दी गई। ये जो सारे डिसीजंस थे ये कब हुए? 14 अगस्त 1789 की रात को ये फैसले लिए गए। किस डेट को लिए गए? 14 अगस्त 1789 को ये सारे फैसले लिए गए। कौन कौन से? एक तो लुई 16 की पावर को कम करना, दूसरा फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जितने प्रिविलेज थे उनको ख़त्म कर देना, और तीसरा चर्च से लैंड लेकर किसानों में बांट देना। अब फ्रांस का जो मोनार्की सिस्टम था वो मोनार्की से बदलकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल दिया गया, मतलब वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। नेशनल असेंबली ने 1719 में कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था। राजा की पावर कम कर दी गई। गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब वहाँ का सिस्टम क्या हुआ, मतलब किस सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट किया वोटिंग के जरिए, या किस सिस्टम से वो गवर्नमेंट बना देते थे। फ्रांस में उस समय में 28 मिलियन लोग थे, जिसमें कि 4 मिलियन पीपल वोट कर पा सकते थे। ये 4 मिलियन पीपल जो हैं 50,000 इलेक्टर्स को चुनते थे। 4 मिलियन पीपल किसको चुनते थे? 50,000 इलेक्टर्स को, और एक जज को भी चुनते थे। अब ये 50,000 इलेक्टर्स जो हैं वोटिंग करके 745 मेंबर्स को चुनते थे, जो कि नेशनल असेंबली बनाते थे। और नेशनल असेंबली का क्या काम होता था? किंग के ऊपर कंट्रोल करना। अब किंग के पास जो पावर बची थी वो केवल बची थी वीटो पावर की। मीन्स किंग की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। मतलब जो नेशनल असेंबली लॉ बनाएगी वो सब काम नेशनल असेंबली का था, लेकिन उसके ऊपर लास्ट साइन किसके चाहिए थे? किंग के चाहिए थे।
अब हम देखते हैं कि वहाँ का वोटिंग सिस्टम कैसा था। मीन्स जो 4 मिलियन पीपल वो थे, कौन थे जो वोट कर सकते थे। उसमें एक्चुअली क्या किया उन्होंने, उस सोसाइटी को फ्रांस ने अपनी सोसाइटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक तो थे एक्टिव मेंबर्स और एक थे पैसिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स वो थे जिनके पास वोटिंग राइट था, और पैसिव मेंबर्स कौन थे, जो वोट नहीं कर सकते थे। मेल और जो मेल हों और 25 ईयर ऑफ एज से ज़्यादा हों, और जो कि एक मज़दूर की 3 दिन की दिहाड़ी के बराबर टैक्स देते हों, केवल वही लोग वोट कर सकते थे और उन्हीं को एक्टिव मेंबर कहा जाता था। अगर हम बोलें तो ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज who paid taxes equal to 3 days of a labor's wage were given the status of active citizen। तो एक्टिव सिटीजन वो होते थे जो वोट कर पा सकते थे, 25 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए था, इनका सेक्स मेल होना चाहिए था, और ये एक मज़दूर की 3 दिन की वेजेस के बराबर टैक्स देते थे। कॉन्स्टिट्यूशन के डिक्लेरेशन में वही सब था, जैसे कि राइट्स ऑफ स्पीच, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ इक्वालिटी एट्सेट्रा। ये था कि ये राइट सबको बराबर मिले हों, मेल फीमेल को बराबर मिले हों, और इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई थी, सरकार के पास दे दी गई थी, कि गवर्नमेंट का काम है इन राइट्स को सब लोगों के लिए प्रोटेक्ट करना। नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक हम अब सेकंड पार्ट अब ख़त्म करते हैं। आपके पास पीपीटीज़ हैं, उनसे इनको रिलेट कीजिए, समझिए, और जो आपके पास असाइनमेंट है उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। टिल योर नेक्स्ट क्लास, ऑल द बेस्ट।